और मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के संविधान को लेकर। कुछ ही दिन पहले 26 नवंबर को देश ने संविधान दिवस मनाया और उस भारतीय संविधान को, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, वह संविधान जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को परिचालित करने के लिए दुनिया के अनेकानेक देशों के संविधानों के अच्छे मुद्दों को, अच्छे उसके पॉइंट को, सबको ले करके एक तरह से उसे समाहित करके, उसे अगर दूसरे लफ्जों में कहें तो देश दुनिया के सारे बेहतर संविधानों का एक कॉकटेल बनाया गया है भारतीय संविधान को। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े संविधान, जिस संविधान के बारे में हम सबको मालूम है कि जिसमें 395 धाराएं हैं, अनेकानेक सेक्शन हैं, उस संविधान में लोचशीलता भी रखी गई है और मौके दर मौके उसमें संशोधन कर करीब अब तक 120 से 25 संशोधन लाए भी जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि पिछले 75 सालों के आज़ादी के बाद और संविधान के करीब 70 सालों के इतिहास में हम यह नहीं कह सकते कि हमारा संविधान बिल्कुल हमें एक तरह से आत्मतुष्ट करने वाला है और आत्मश्लाघा में हमेशा हमें एक तरह से जीवन व्यतीत करने वाला है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में उसकी तमाम जो व्यवस्थाएं होती हैं, उसका लिखित स्वरूप जो स्थायी तौर पे होता है, वो संविधान एक तरह से उसको उल्लिखित करता है। और उस देश की जो असेंबली होती है, यानी जो संसद होती है, अगर वो संघीय शासन है तो केंद्र में संसद, ये जिसका 2 पार्ट लोकसभा और राज्यसभा, और अगर प्रांतीय शासन है तो वहाँ की विधानसभा और विधान परिषद अपने अपने शासन और प्रशासन को चलाने के लिए अलग अलग कानून बनाती हैं। तो संविधान और विधान, इन 2 चीज़ों के जरिए किसी भी देश की शासन व्यवस्था जो परिचालित होती है, उसमें भारतीय संविधान को लेकर हमें बहुत ज़्यादा इतराने की भी गुंजाइश नहीं बनती है। दोस्तों, पॉलिटिकल डोमेन में कहीं ना कहीं एक पक्ष इस बात की बार बार उल्लेख करता है कि हम संविधान के अनुसार चलना चाहते हैं। एक सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है और दूसरा पक्ष ये कहता है कि हम राष्ट्रवाद के जरिए परिचालित होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये दोनों तर्क कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल गिमिक्री है। कोई भी पक्ष, चाहे वो राष्ट्रवाद की बात करे, वह देश के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान के साथ खिलवाड़ यदि वह करता है तो उसकी रक्षार्थ जो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय को तमाम, यहाँ तक कि जो संसद के द्वारा कानून पारित किए जाते हैं, उसकी पुनर्समीक्षा का अधिकार है। और संविधान के उन तमाम प्रावधानों के साथ अगर कोई दल या कोई सरकार अगर खिलवाड़ भी करती है तो उसकी प्रक्रिया बड़ी ही टीडियस है। संशोधन, कोई भी संविधान में संशोधन लाया जाता है तो उसकी बड़ी लंबी प्रक्रिया है, कई तरीके की सर्वानुमति बनानी पड़ती है और संविधान संशोधन विधेयकों में तो करीब लंबे अरसे लग जाते हैं और वह बिना ऑल पार्टी मीटिंग के, बिना ऑल पार्टी कंसेंसस के उसे बनाया भी नहीं जा सकता। इसीलिए हम किसी भी सरकार पर जब यह तोहमत लगा देते हैं कि संविधान के अनुसार यह सरकार नहीं चल रही है, तो वह तथ्यिक रूप से गलत होता है। और दूसरा, राष्ट्रवाद की जो बार बार दुहाई देते हैं, कहीं ना कहीं वो राष्ट्रवाद भी संविधान और विधान के अनुसार ही परिभाषित होता है और उसी के आधार पर किसी भी राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करने वालों को दंडित भी किया जाता है। तो पॉलिटिकल डोमेन में जो सारी बातें कही जाती हैं, उसके अपने राजनीतिक निहितार्थ हैं। संविधान में और विधान के जरिए जो चीजें की जाती हैं, वह उसके साथ खिलवाड़ करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, हम इस संविधान पर होने वाले इस कार्यक्रम में हम ये कहना चाहेंगे कि पिछले 70 या 75 सालों में हमारा संविधान कई मामलों में विफल भी साबित हुआ है। हम कहना चाहेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र उस देश में लागू किया गया, जो देश एक तरह से हेट्रोजेनिटी के साथ जिसका इतिहास जुड़ा हुआ है, जिस देश में तमाम धर्म,
हजारों जातियां, कई सारे प्रांत, कई सारे नेशनैलिटी, एथनिसिटी, सब एथनिसिटी और सब नेशनैलिटी, जहां कास्ट के कई सारे सब कास्ट हों, कई सारे ट्राइबल्स हों, कई तरह के कल्चर हों, हजारों तरह के लैंग्वेज हों और डायलेक्ट हों, कई तरीके के भूगोल हों, उस देश में उसके हेट्रोजेनिटी को लेकर के चलने में कहीं ना कहीं हमारा संविधान विफल साबित हुआ है। और इसी वजह से हमने जिस लोकतंत्र को अपनाया है, उस लोकतंत्र को हम असल लोकतंत्र के रूप में न अपनाकर एक लोकतंत्र के खाना पूर्तिवाद के नाम से हम इसे परिचालित कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारा यह लोकतंत्र हमारे इस हेट्रोजेनिटी को, हमारे इस मल्टी आइडेंटिटी को और ज़्यादा उभारने में मददगार साबित हुआ है। कहना हम चाहेंगे कि देश में जैसे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, मॉडर्निटी लाइफ स्टाइल में आ रही थी, जातिवाद अपने आप सामाजिक स्तर पर घट रहा था, लेकिन हमारी इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ने उस जातिवाद को और ज़्यादा जिंदा कर दिया। और हमारे इस डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ी पहचान है वह एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी या पब्लिक मैंडेट के बजाय कास्ट डेमोक्रेसी के रूप में उसकी पहचान ज़्यादा प्रबल है। हमारी डेमोक्रेसी और हमारे संविधान ने डेमोक्रेसी की उन तमाम कमियों, चाहे वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो, मनी का एलिमेंट हो, मसल का एलिमेंट हो, और जो वो तमाम जो है परसुएसिव और इंस्टिगेटिव जो स्पीचेस दिए जाते हैं, जो पॉपुलिज्म की जाती है, जो खजाना खाली कर जनता को ललचाया जाता है, जहां चुनाव के वक्त जनता को तमाम तरीके के लोभ दिए जाते हैं, भावुकता में फंसाया जाता है, पहचान से लवरेज होता है, वह डेमोक्रेसी कहने के लिए तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी है, लेकिन चुनाव लड़ने की और चुनाव जीतने की जो ट्रिक है उसका एक अलग ही इतिहास है, उसकी एक अलग ही गणित है, और उसकी एक अलग ही मैथमेटिक्स है, और उसकी एक अलग ही विद्या है। तो कुल मिलाकर के भारतीय लोकतंत्र में जो ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हमने अपनाया है, भारतीय संविधान को कहीं ना कहीं तमाम तरीके की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बार करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोविजन लाना चाहिए था, जो कि नहीं लाया गया है। और केवल पार्टियां और बुद्धिजीवी केवल इस बात की दुहाई देते हैं कि फलाना पार्टी जो है फलाना जातिवाद का प्रश्रय ले रही है, इस पार्टी में इस जाति का एक तरह से गुरुत्व वर्ग है, यह पार्टी इस जाति की पार्टी है, यह पार्टी इस धर्म की पार्टी है, यह पार्टी इस प्रांत की पार्टी है, और यह पार्टी इस भाषा की पार्टी है। कुल मिलाकर के जो हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो होनी चाहिए, उसके कंपटीशन का आधार केवल सुशासन होना चाहिए था, केवल गुड गवर्नेंस होना चाहिए था। और अगर हम पिछले 16 और 17 लोकसभा चुनावों की बात करें, देश के 28 राज्यों में होने वाले तमाम प्रांतीय चुनावों की बात करें, या हम स्थानीय स्तर पर होने वाले तमाम वो 3 टायर डेमोक्रेसी के चुनावों की बात करें, जातिवाद और पहचान हमारा एक बहुत बड़ा कारक बन करके रह गया है, जो कहीं से भी हमारे डेमोक्रेसी के लिए सकारात्मक कदम नहीं है, और हमारा संविधान इस मामले में विफल साबित होता है। दोस्तों, हम भारतीय संविधान की तमाम चीज़ों को लेकर के बड़े ही आत्ममुग्ध रहते हैं, आत्मश्लाघा से प्रेरित रहते हैं, और संविधान को लेकर के आरोप और प्रत्यारोप की पॉलिटिकल पार्टी में राजनीति भी होती है, लेकिन हमारा संविधान न केवल पॉलिटिकल एक्सीलेंसी में विफल साबित हुआ है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने वाला साबित हुआ है, तो दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर भी जो एक प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उस प्रायोरिटी को भी सुनिश्चित करने में विफल साबित हुआ है। हम कहना चाहेंगे कि भारतीय समाज की जो हेट्रोजेनिटी है वह केवल सोशल और कल्चरल लेवल पर नहीं है, वह एक इकोनॉमिक लेवल पर भी है। देश में जो आर्थिक असमानता है, वह कास्ट की जो इनइक्वालिटी है, जो एक पिरामिड है, जो कास्ट की पिरामिड है, जिसमें कि सबसे बड़ी जाति वह सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर पर सबसे ऊपर के स्थित पर, पायदान पर स्थित है, फिर उसके बाद की जाति उसके निचले स्तर पर, फिर उसके बाद की जाति निचले स्तर पर, और सबसे निम्न स्तर की जाति वो सोशियो इकोनॉमिक पिरामिड में सबसे निचले स्तर पर विराजमान है। लेकिन
पिछले 70 और 75 सालों के गवर्नेंस को अगर हम बड़े ही गहराई से स्कैन करें और उसका पूरा तात्विक विश्लेषण करें तो हमारे इस लोकतंत्र में जिनकी रसूख ज़्यादा है, जिनके संगठन मजबूत हैं, जिनका प्रेशर ग्रुप जो है ज़्यादा एक तरह से स्ट्रांग है, जिनकी लॉबी मजबूत है, उनकी मांगों को सुनी जाती है। और उन तमाम एक तरह से जो मूक हैं, जो एक तरह से हर तरह से कमज़ोर हैं, उनकी आवाज़ें अनसुनी कर दी जाती हैं। और यही वजह है कि इस देश में 15% असंगठित वर्ग सरकार से वो तमाम सुविधाओं को पाने में कामयाब हो जाता है। देश की ऊंची जाति और सवर्ण तबके के शासन और प्रशासन के तमाम सेक्शन में उसकी जबरदस्त एक तरह से दबदबा है। और जो कमजोर हैं, जो गांव में रहते हैं, जो कृषि कार्य में संलग्न हैं, जो असंगठित हैं, जो अशिक्षित हैं, जो अनजान हैं, जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, वो आज भी विकास के मुख्य धारा से कटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के उनकी पॉलिटिकल आवाज भी उस तरीके से नहीं सुनी जाती। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट दिया गया, लेकिन उस फंडामेंटल राइट का भी दुरुपयोग हुआ है। हमने कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म को तो अपनाया, लेकिन सेकुलरिज्म को वास्तविक रूप में अपनाने के मार्ग में हमारा संविधान भी बाधक साबित हुआ है कि हमने सो कॉल्ड फंडामेंटल राइट के नाम पर, हमने माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पर एक अलग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खड़ी की, और जिसके जरिए हमारे देश में एक समान शिक्षा नीति नहीं बन पाई। कहीं अंग्रेजी मीडियम के पढ़ने वाले, कहीं मल्टीपल बोर्ड में पढ़ने वाले, कहीं गांवों के टाट पट्टी में पढ़ने वाले, तो जब तक हम एक समान शिक्षा नहीं देंगे, एक समान रोजगार नहीं देंगे, एक समान श्रम नीति नहीं बनाएंगे, एक समान स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया नहीं करेंगे, और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब हम उसके साथ भेदभाव दूर नहीं करेंगे तो इस भारत में जो असमानता की जो खाई है वो और ज़्यादा गहरी होती जा रही है। और भारत दुनिया का ऐसा मुल्क है कि जहां पर लोकतंत्र के होते हुए भी वीआईपी कल्चर चलता है, जहां पर पॉलिटिकल एलीट हर समय प्रिवेल करते हैं, जहां लोकतंत्र भी उन धनपतियों को, ऊंची जाति के लोगों को और उनकी जिनकी मजबूत लॉबी है, और जो पिछड़ों में और दलितों में भी जो ऑलरेडी सशक्त हो चुके हैं, उनकी आवाजें ज़्यादा सुनी जाती हैं। और इस व्यवस्था में, इस पूरे सिस्टम में उन्हीं की भी हिस्सेदारी और उन्हीं की प्रबलता मौजूद है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा सोशल जो डायनेमिक्स है, जो हमारा इकोनॉमिक स्फेयर है, उसमें हमारा संविधान देश में अवसर की समानता लाने में जो उसकी प्रस्तावना का सबसे मूल बिंदु है, उस मामले में भी विफल साबित हुआ है। तो कुल मिलाकर के हम भारतीय संविधान में अभी और हम सुधारों की एक तरह से पीगे लें, हम और अभी संविधान को ज़्यादा परफेक्ट बनाएं, ज़्यादा देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाएं, और इस बात की हम बार बार दुहाई नहीं दें कि हमने संविधान के जरिए एक डेमोक्रेसी तो ला दिया, लेकिन उस डेमोक्रेसी में भी जब सिस्टम अनेकानेक तरीके से काम नहीं करेगा, जहां समाज के तमाम लोगों की पूरी हिस्सेदारी इस सिस्टम को और बेहतर बनाने में सुनिश्चित नहीं की जाएगी। संविधान कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं करता, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी उन पॉलिटिकल पार्टियों के चुंगल में कैद है। वो जो चाहे जिस कैंडिडेट को टिकट दे दें, जो चाहे वो नीति बना लें, जो नियम बना लें, और शासन और प्रशासन के सभी सर्वोच्च पदों पर जिनकी चाहे वो नियुक्ति कर लें, जिसको लेकर के संविधान एक तरह से हमारा मूक है। देश के उन तमाम पदों पर बेहतर योग्यता वाले, बेहतर एलिजिबिलिटी वाले लोगों की नियुक्ति सुनिश्चित हो, और देश में सबको अवसर की समानता हो, राजनीतिक पहचान को खत्म किया जाए, और जो रसूख वाले हैं उनके वर्चस्व को खत्म किया जाए। तो कुल मिलाकर के भारतीय जो ये हमारा जो भारत हमारा देश है, वह कहीं ना कहीं वो मध्य युग की याद दिलाता है। केवल जो है उसके एक तरह से उसके प्यादे बदल गए हैं। आज भी सामंतवाद कायम है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीकों में। आज भी फ्यूडलिज्म कायम है, आज भी एक तरह से मोनार्की कायम है, आज भी एक तरह से जो मजबूत है उनकी सत्ता कायम है। माइट इज राइट आज भी कहीं ना कहीं प्रिवेल कर रहा है। हमने ठीक है कि कमजोरों को कई तरीके से अवसर दिए हैं, न्याय दिए हैं, और उनकी भागीदारी भी हमने सुनिश्चित की है, लेकिन वो बेहद अपर्याप्त हैं, वो बेहद कम है। और कुल मिलाकर के अपने योगदान, अपनी मेहनत, अपनी क्षमता और अपनी प्रतिभा के मुताबिक
देश के सारे लोगों की हिस्सेदारी इस सिस्टम में सुनिश्चित करने की गारंटी अभी हमारा संविधान नहीं दे पाया है। और कुल मिलाकर के एक एलीट तबका है, वह पॉलिटिकल एलीट हो, इकोनॉमिक एलीट हो या कास्ट एलीट हो, वो आज भी हमारे सिस्टम में प्रिवेल कर रहा है। और जो सुधारों की जो गति है वो बड़े ही मंथर तरीके से चल रही है। तो कुल मिलाकर के संविधान में हमें कम से कम अभी 2 दर्जन बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, जिसके तहत हम केवल अभी एक बात का जिक्र करना चाहेंगे कि जो केंद्रीय विधायिका है, जिसका अपर हाउस राज्यसभा है, वह पॉलिटिकल के लिए रिजर्व नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों की मनमर्जी नहीं चलना चाहिए। उसमें समाज के अनेक वर्गों के मेधावी और समर्पित, निष्ठावान, देशभक्त और देश को बहुत तेजी से आगे ले जाने वाले विजनरी लोगों के लिए सुरक्षित करने की जरूरत है। तभी हमारा देश अपने उस महान इतिहास को वर्तमान में कायम रखते हुए भविष्य की एक बहुत बड़ी एक तरह से छलांग लगाने में सक्षम हो सकता है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी ये बात समाप्त करता हूं। फिर आपके सुझाव और विचारों का एक तरह से इंतजार होगा। और मैं अंत में कहना चाहूंगा कि यदि हमारा कार्यक्रम आपको दिल की गहराइयों को छूता हो, अच्छा लगता हो, सच्चा लगता हो, बेहतर लगता हो, ना पक्ष ना विपक्ष, केवल निष्पक्ष की बात करता हो, जो सत्य के साथ साथ छिपे हुए आस्तीन के सांप की तरह अर्धसत्य और असत्य का भी खुलासा करता हो, तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने आशीर्वाद से हमें नवाजने का काम करिए। तो फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, गुड बाय, शब बखैर।